तरह की अंडरस्टैंडिंग हमारी इस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी रही है। जब हम स्पेशली विक्सल का बूट कैंप कर रहे थे तो वो एक और टर्म यूज़ करते हैं सिमिलर, बिजनेस एज, ये क्या है, अच्छा ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल। और हम वो एक टर्म यूज़ करते हैं जो थोड़ा ज़्यादा कैजुअल है कि कीपिंग द लाइट्स ऑन। तो आपने लाइट्स ऑन रखनी है, यानी कि आपने बिज़नेस रन करते रहना है, फिर आप एक्सपेंशन की तरफ काम करेंगे। जैसे अभी आपने भी एक उर्दू में यूज़ किया ना कि आगे चल पीछे छोड़, वो सीन नहीं है। इवन वो तो एक्सप्लेनेशन के दौरान ये भी कहते हैं कि अगर आप एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इवन आपको विंडोज़ भी क्लीन करनी पड़े तो यू नीड टू क्लीन द विंडोज़, ताकि बिज़नेस चलता रहे, वरना एक्सपेंड क्या होगा, बिज़नेस रहेगा तो एक्सपेंड होगा ना। तो ये तो ब्यूटीफुल बात है कि हमारे पास सीधा से पहले से मौजूद है और हमें डीप डाइव करने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल बिज़नेस एज़ यूजुअल, जैसे हम कोई एक्सपेंड कर रहे हैं ना, नया नया प्रैक्टिस, नई प्रोडक्ट, नया कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पिछला सब खत्म ही हो जाए, क्योंकि वो जो चल रहा है वही से फंड करेगा ना बिजनेस और डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो जी जी बिल्कुल, सब ऐड करें जिसको भी देखना है। डेवलपमेंट का भी एक पॉइंट आता है कि जब भी आप किसी नए फीचर पे काम कर रहे हो तो इंश्योर के रिग्रेशन ना आए। सो ये मुझे भी याद है, जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने कहा था कि आप नए किसी पे काम कर रहे हैं तो जस्ट इंश्योर कि कोई रिग्रेशन ना आए। ठीक है, वो जो नया फीचर आ रहा है वो आप सैनिटी होगी, उसकी एक्सरसाइज होगी, लेकिन जस्ट इंश्योर इट डजेंट ब्रेक द करंट व्हाट इज़ वर्किंग। सो ये चीज़ शादी के बाद भी मतलब मैं का ससुराल, आई थिंक बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हो सकता है मेरी सी से। आदिल भाई, मैं इसके बाद वाले में the campaign was initiated. The campaign was initiated based on a divine promise of abundant spoils, giving the army a clear. बिल्कुल सही था। Leading must articulate a compelling vision and clear ROI return to the team before. North Star North Star लिखा होता है ऐसे यूनिफाइड। ये आरओआई का क्या मतलब है? देखिए वो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है ना, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी 1000 लगा रहे हैं तो पैसों में उसका क्या रिटर्न है, कितना परसेंटेज रिटर्न है। और चीज़ों में आप मिसाल के तौर पे एक आलिम, एक मुहद्दिस बना रहे हैं तो उसका क्या रिटर्न है कि वो आगे कितना इसको बढ़ा सकता है। और नॉर्थ स्टार का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। बिजनेस टर्म्स में ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई नई प्रैक्टिस लॉन्च कर रहे हैं और वो ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और हम तो आप फिर फॉलो कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये, आई थिंक नेविगेशन की टर्म्स में एक स्टार होता है जिसको फॉलो करते हुए लोग समंदर में रास्ता बनाते हैं, तो वहाँ से बिजनेस ये टर्म अडॉप्ट किए नॉर्थ स्टार की। वेंचर का क्या मतलब है? कौन सी लाइन है? तीसरी रो में है। बिफोर हाई रिस्क वेंचर ऐसे हैं कि जैसे एक बिज़नेस चल रहा है उसमें कोई नई प्रोडक्ट, नया बिज़नेस लॉन्च करना। जैसे जवाद भाई बहुत अच्छा समझते हैं, जो नई प्रोडक्ट है Security.ai, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हुई और मैक्सिमम रिस्क हुआ, यानी ज़ीरो पे आने का भी चांस है, लेकिन इवेंचुअली जब सक्सेस हुई तो वो भी फिर हमंगस है, ह्यूज है, जो नॉर्मल बिज़नेस नहीं कर सकता। जैसे एक नॉर्मल बिज़नेस अगर 10% पे काम कर रहा है तो इवेंचुअली जो मॉनेटरी सक्सेस हुई वो तो शायद कितना होगा, 30x होगा या 300x होगा। तो वो हाई रिस्क था तो वो एक्सट्रीमली हाई रिटर्न भी बना। तो ये सारा चीज़ें। अच्छा सॉरी एक मिनट। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सबसे पहले स्लाइड को पहले छोड़ें, आप में से कितने लोगों ने रिंगलमैन इफेक्ट का नाम सुना है? आपने भी नहीं सुना? अच्छा अच्छा, अक्सर लोगों को तो चले वैसे खैर फॉर द कॉन्टेक्स्ट ये कुछ ना कुछ तो लोग ये अपने बैक ऑफ द माइंड पे ये बात जानते हैं कि भाई ये काफ़ी जो अंग्रेज़ की ख़ास तौर पे जो नई कॉर्पोरेट की लिखी हुई जो गोरों की जो किताबें होती हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे सीरत पे कहीं जाके इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो एक बड़ा मुझे अच्छा लगता है एक प्रिंसिपल, खासतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या कहना चाहिए या लीडरशिप के मैनेजमेंट का, रिंगलमैन इफेक्ट काफ़ी हद तक ना ये इस चीज़ से इंस्पायर है जो कि टैलेंट ऑप्टिमाइजेशन या कल्चर फिटनेस की जिसमें बात कर रही है। तो इस पर पहले चले, इस पर बाद में बात करते हैं, पहले उससे बात कर लेते हैं। तो ये तकरीबन ये कोई 20वीं सदी के शुरू में रिंगलमैन कोई साहब थे, उन्होंने एक अपनी थ्योरी ये बताई थी कि अगर आप कोई टग ऑफ वॉर का जो होता है ना मुकाबला रस्साकशी का ना, तो उसमें अगर जैसे जैसे विद इन ईच टीम आप प्लेयर ऐड करते रहेंगे ना, तो ओवरऑल जो टीम का इंडिविजुअल प्लेयर का मोराल है ना वो कम होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं कम होगा।
मतलब टीम की कैपेसिटी जो है ना, अगर आप बढ़ाते रहेंगे टग ऑफ वॉर में, ठीक है ना, तो एक एट अ गिवन पर्सन का मोराल कम होगा। उसकी वजह यह है कि उसके जीतने के बाद, मुकाबला जीतने के बाद जो उसका रिवॉर्ड उसको मिलना है ना, उसमें उसका रेशो कम हो जाएगा। तो ये वो रिंगलमैन साहब ने अपना यही अफेक्ट बताया था एक किताब में कि अगर कोई एक बहुत ही क्रिटिकल काम आपको करना हो या इम्पोर्टेंट कराना हो ना, इसके लिए बेहतर है कि बहुत ही हैंड पिक किस्म के लोग हों जिसको आप चूज़ करें, बहुत ही अच्छे हों, भेड़ चाल बिल्कुल ना मचाएं, जिसे हम कहते हैं क्राउडेड ना हो। उसको ऐड करने से आपको लगेगा कि फ़ायदा होगा, बल्कि एक्चुअल में वो नुकसान हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से कि हम लोग आमतौर पे अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अक्सर ये कर लेते हैं, कोई लेट हो रहा है या कोई चीज़ डिले हो रही है, चलो भाई और रिसोर्सेज या और इंजीनियर्स को और ऐड कर दो, हालांकि उसका अफेक्ट उल्टा हो जाता है। ये हम लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंस में विटनेस कर लेते हैं। जो भी बड़े खैर कॉर्पोरेट लाइफ से उसको इस तरह से रिलेट करें, जो बड़ी कंपनीज हैं शुरू में छोटे छोटे से सेटअप में स्टार्ट होती हैं, फिर जाके स्केल करती हैं। ऐसे ही नहीं होता कि फ्रॉम डे वन ही उनकी एम्प्लॉयज़ होते हैं 1200-1400, स्टार्ट वो अंडर 10 रिसोर्सेज से ही करते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो प्रिंसिपल हैं जो कि अभी हम आजकल इसको फॉलो कर रहे हैं, सीरत में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बहुत पहले बताए हुए हैं, और वो कुछ इस तरह से, कुछ सीरत में तो बताए हुए, उससे ही पहले सूरह फतह की जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ी, उसकी कुरान में भी आयत ने बताई थी कि सख्ती से मुमानियत की गई थी कि सिर्फ आपने 1400 लोगों का ही इंतखाब करना है, क्योंकि बिकॉज दे आर द अल्टीमेट हैंड पिक्ड गाइस हु आर फिट फॉर द जॉब। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि इसके जो हमें इससे वक्त जितने भी वाक़यात हमें आ रहे होते हैं ना, उनको हम अच्छी तरह से एब्जॉर्व करें, क्योंकि गोरों की चीज़ें पढ़ने के बाद एक अलग एंगल मिलेगा और उसको अब हम मिलेगा ये बिल्कुल एक्चुअल फर्स्ट हैंड पहलू मिलेगा। तो बहरहाल सिर्फ इसका एक ये पॉइंट था। स्लाइड में तो खैर मैं ऐड नहीं कर सका, चाहे तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा रिंगलमैन अफेक्ट के नाम से, विकीपीडिया पे इसका पूरा पेज भी बना हुआ है, पूरी थ्योरी भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, वो मिल जाएंगी। जी ठीक सही। आगे क्या? चलो आगे क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंपेटिटिव। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से वो चीज़ है जो कि हम में से अक्सर लोग इस पर एग्री करेंगे कि आज के दौर में जो है ना, डेटा प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी जो है ना, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो इसको बहरहाल इन्फोर्स करने के लिए ना, हमें अपनी कंपनी लेवल पर भी या प्रोडक्ट लेवल पर भी या जो भी कोई काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट लेवल पर, इसके जितने ज़्यादा मेजर्स एज पॉसिबल हों वो लेने चाहिए, क्योंकि अगर ना लेते तो इसके जो इन्फॉर्मेशन लीक होने के या कोई डेटा लीक होने के किसी भी तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। इस केस में अगर हम जैसे थोड़ा सा इसको करें रिलेट, तो था कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी खबर, एक 4-5 लाइनों की जुमला, एक मैसेज पहुंचा, मगर उसकी वजह से देखा जाए बिल्कुल प्रिपेयर हो गई यहूदी, और इन्होंने अपने करने में देर लगी। हाँ थोड़ा देर लगी, तो बेखबरी में देर लगी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ शहादतें भी हुई हुई, जी कुछ हुई शहादतें, क्या पता ना हुई होती। मगर तो ये एक बड़ा वो है कि इंफॉर्मेशन एंड डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट, आइदर इंटरनली या एक्सटर्नली, राइट। ज़्यादा कुछ ओवर डेलीगेशन भी सही चीज़ नहीं होती। तो कंपेटिटिव रहा है तो कौन कहेगा? भाई ये कंपेटिटर तो आप कहते तो बेहतर है। Competitor alliance is the use of ever sought help from the one who advanced strategy, the Muslim strategy effectively market successful break up market by identifying the competitive supply chain. बिल्कुल, कंपेटिटर अलाइंसेस या कंपेटिटर एनालिसिस हमने की है, उसका मैं थोड़ा ज़्यादा बता सकता हूँ। उसमें ये है कि बाज़ औक़ात कंपेटिटर मार्केट में होना भी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा होना भी गलत है। लेट से जब आप मार्केट में कंपेटिटर नहीं होते ना, तो आप इनोवेशन करते हैं, वो एक ख़ास किस्म के बिज़नेस होते हैं, जैसे कि SaaS प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम भी थे, सिक्योरिटी भी थी, तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो इनोवेशन कर रहे हैं।
तो एक डिफरेंट साइड का बिजनेस। लेकिन आम बिजनेस ऐसा है कि मैं एक ऐसी चीज़ मार्केट में बेच रहा हूँ, ने जाने की नियत कर रहा हूँ जो बिक ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिमांड ही ना हो। तो बहुत सारे बिजनेसेस दुनिया में इनोवेशन नहीं होते, नॉर्मल रनिंग बिजनेसेस होते हैं। कितने कॉम्पिटिटर होने चाहिए कम से कम? हर इंडस्ट्री का अलग है। जैसे हम देखते हैं कि एक मिसाल, में कितने होने चाहिए? जैसे हमने जिस प्रैक्टिस को लॉन्च करने के लिए जब रिसर्च की तो उसमें ये कहा कि भाई 10,000 प्लस कंपनीज एग्जिस्ट करी हैं, तो टू सैचुरेटेड हमारी जैसी कंपनी के लिए एंटर होना, क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए ना। जैसे मैं कोका कोला बना के बेच सकता हूँ, लेकिन फिर उसको कम्पीट करने के लिए भी उतना ही पैसा इंजेक्ट और उतनी मैन पावर चाहिए होगी। लेकिन कोई छोटी प्रोडक्ट इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। कोई ऐसी वो- फील्ड मुंतखब करें जिसमें हो कॉम्पिटिटर लेकिन कम हो, ये ये मतलब है इसका। इतने कम हो जिसमें आप पेनिट्रेट कर सकें। हमारा भी तो एक स्केल है ना, जैसे कोई बड़ी कंपनी अगर एंटर हो रही है तो उसके पास मॉनेटरी और पैसा दोनों का स्केल ही है। अब ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास हज़ारों की सेल्स टीम है, तो वो तो वो तो फिर बहुत सारे कंपेटिटर, ये मैं कंपेटिटर रिसर्च की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग अलग है, कंपेटिटर अलाइंसेस। अगर मैं एग्जैक्टली इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाइंसेस तोड़ी थी, यानी पहले कबाइल को क्लोज़ किया, फिर मरकज़ को स्ट्राइक किया। मरकज़ को करता तो मरकज़ कॉल करता तो डेफिनेटली लोग आ जाते। तो इसी तरीके से उन्होंने पहले बाउंड्रीज क्लियर की। बहरहाल मैं अलग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे अलग लिखा कि कंपेटिटर अलाइंसेस ब्रेक की। टेक में नॉर्मल बिजनेस में नॉर्मली आप अलाइंसेस ऐसा ब्रेक नहीं करते, बस रिसर्च करके उसके मुताबिक एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो वॉर तो नहीं हो रही ना, यहाँ तो एक बिजनेस हो रहा है। आ जाए मुकेश भाई, आ जाए। राइज एंड शाइन। अच्छा, इसमें जो है ना वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। लेट से ये कॉर्पोरेट से अगर मैं टेकवर्ड से एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमने बिज़नेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, तो हमारे पास इटसेल्फ इसकी एक्सपर्टीज़ बहुत लिमिटेड थी। तो हमने जो है वो फिर सब्जेक्ट मैटर्स को हायर किया, यानी कि वो लोग जो स्पेसिफिक सेल्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, या जिनका जो है वो एक्सपीरियंस रहा है सेल्स के अंदर, जैसे बिलाल बज़मी आए थे, मुज़म्मिल हैं, जैद हैं, तो ये जो पूरी टीम आई थी सेल्स की, तो ज़रूरी होता है कि अगर आपने किसी काम को एक्सेलेंस के साथ करना है तो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर नीटी ग्रिटीज़ को जो है ना वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो कॉर्पोरेट्स के अंदर भी एग्जैक्टली यही होती है कि अगर मे बी कि अगर कोई आपका डिपार्टमेंट नहीं है या आपके पास किसी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो या तो आप फुल टाइम हायरिंग कर लें, और दूसरी अप्रोच उसकी होती है कि हम कंसल्टेंट्स को भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, जो ये होती है फिर ज़रूरत के ऊपर। लेट से कि एक वक्ती ज़रूरत है कि आपको लगता है कि बस एक महीने के लिए ही ज़रूरत है, तो फिर फुल टाइम हायरिंग की नीड नहीं होती। लेकिन आपको लगता है कि मुस्तकिल तौर पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वहाँ पे आप फुल टाइम हायरिंग की तरफ चले जाते हैं। तो जितनी ज़रूरत होती है फिर उसके हिसाब से जो आप फैसले ले रहे होते हैं। ये कब तो एक काम के लिए उसी वक्त के लिए, हाँ, ये उसी वक्त के लिए तो फिर उन्होंने जो है वो फिर सब्जेक्ट मैटर को एज अ कंसल्टेंट हायर किया था एक तरीके से। ठीक है, और लेट से कि अगर कभी कोई रहबर्स की ज़रूरत होती कि मुसलसल मे बी 1 साल तक अननोन रास्तों के ऊपर ही चलना है, तो फिर वो मुसलसल उस लश्कर का जो है वो हिस्सा होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हायरिंग में और कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है वो भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर्स को जो है वो हायर किया जाता है। ये वैसे आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ना। सही। अच्छा देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है। अगर टेकविट्स को लेके बात करते हैं, जब हम हायरिंग कर रहे होते हैं तो कल्चरल फिट को हम असेस करते हैं, उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस जो है वो इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। ये जो कल्चर है ना, ये डायरेक्टली अलाइन होता है, किसी भी कंपनी का कल्चर उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन से डायरेक्टली अलाइंड होता है। ठीक है, अगर उस कल्चर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आएगा तो वो मोटिवेशन में पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों अफेक्ट करेगा। ठीक है, लेट से अगर हम टेकविट्स की में एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो दीनी रुझान माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ज़्यादा है। लेट से कोई भी ऐसी पॉलिसी क्रिएट कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन वाइड के इसी चीज़ को कम कर दिया जाए लेट से, तो क्योंकि सारे लोग यहाँ पर इसी कल्चर के हिसाब से जुड़े हुए हैं, तो सबकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री, अगर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं कि जिससे इस कल्चर को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट हो जाएगी लोगों की। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर लोगों की मोटिवेशन से डायरेक्टली अलाइंड होता है। जाज़े भाई, आखिर की 2 स्लाइड्स।
अच्छा इसके अंदर तो ये हमने सीरत के अंदर सबसे पहले जो पढ़ा था वो यही था कि सत्तू घोला और पिया और चल लिए। तो इसको कॉर्पोरेट के अंदर इस तरीके से कहते हैं, जिस तरह आपने सुना होगा कि कितने स्टार्टअप्स निकलते हैं लेकिन सक्सेस कितने होते हैं, शायद मेरे ख्याल से 3% 4% स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसमें मोस्टली वजह यही होती है कि वो स्टार्टअप्स जो होते हैं वो शायद पैसा लुटाने में ज़्यादा जो है वो खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को जो है ये फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये शायद अपने लिए कमाने के लिए जो है ना वो इधर आए हैं। और फिर वो जाहिर सी बात है वो ये भी करते हैं कि CEOs या CTOs या जो भी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो अपनी सैलरीज भी बहुत हाई रखती है और फिर पर्क्स भी बहुत हाई रख देती है, फिर उसके साथ साथ गाड़ियों के शशके और ये शशके और वो शशके। तो जो को फाउंडर जिसकी असल में इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो वो फिर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। तो इसलिए जो है ना वो मिनिमम उसके साथ जो है ना रिसोर्सेज के साथ अगर एक टीम जो है वो काम करेगी और गोल सबका सेम होगा और उस पर काम करेगी तो वो टारगेट अचीव हो सकता है। तो ये कॉर्पोरेट में जो है नुकसान होता है। क्या लीन माइंडसेट स्टार्टअप एक बुक है ना, लीन माइंडसेट ये सेकंड लास्ट लाइन लीन का मतलब है ये ना मिनिमम अच्छा पतला दुबला, मतलब मिनिमम जो है ना वो आप कम से कम रिसोर्सेज के साथ जो है ना वो चीज़ को अचीव करना। मतलब मिसाल के तौर पर ऐसा भी किया जा सकता है कि भाई AWS के ऊपर चीज़ डिप्लॉय करी और फिर उसके बाद टेस्टिंग वगैरह करी और उसका वर्क अराउंड भी देखना कि भाई क्या AWS स्टार्टअप्स को ऐसे कुछ क्रेडिट्स फ्री देता है और देता है 2 साल तक के लिए, फिर बहुत सारे क्रेडिट्स दे देता है। तो भाई ऐसी चीज़ें देखना जहाँ से लीकेज ना हो, जहाँ से रिसोर्सेज कम, पैसा कम खर्च हो और बंदा जो है ना वो आगे कर सके। ओके, टाइम पर जो है वो चीज़ को मार्केट के अंदर लेकर आना। शायद आप लोग सभी व्हाट्सएप यूज़र हैं, तो शुरू में जब व्हाट्सएप आया था तो जब तक कोई ऐसी नोन चीज़ हमारे पास नहीं थी जो सोशल हम यूज़ करते हो, और व्हाट्सएप जब आया था बिल्कुल बेसिक फीचर्स के साथ आया था लेकिन रॉक सॉलिड के साथ आया था, बिल्कुल उसमें तकरीबन कोई बग नहीं थे। तो वो चीज़ उन्होंने निकाली और बहुत बेसिक फीचर के साथ। अभी भी आप देखते हैं कि जब व्हाट्सएप कोई फीचर सेट निकालता है तो बहुत अरसे बाद जाकर एक फ़ीचर ऐड होता है, फिर बहुत अरसे बाद जाकर एक फ़ीचर ऐड होता है। तो ये क्या करते हैं कि टाइमली चीज़ को निकाल देते हैं, ऐसा भी नहीं करते कि बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, लेकिन मार्केट में जल्दी भी आ जाते हैं और मौके की तलाश में होते हैं और फिर वो चीज़ निकाल देते हैं। तो ये व्हाट्सएप ने एक बहुत अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट को इसको लेके चला। तो ये एक मिसाल मेरे ध्यान में आई थी कि कॉर्पोरेट में जो है ना वो टाइमली जो है ना वो निकले। और इसके अंदर एक ये भी था कि यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कहा था, जिस तरीके से ग़ज़वा बदर के अंदर, इसमें नहीं आया लेकिन ये पहले भी आ चुका है, ग़ज़वा बदर के अंदर जो है, ग़ज़वा बदर के अंदर कुएँ थे मुख्तलिफ, और कुएँ में से उन्होंने कहा, साहबी ने कहा कि अगर सारे कुओं को बंद कर दिया जाए और एक ही कुएँ के ऊपर हम बैठ जाएं तो वहाँ से आने वाले मुशरिकीन को जो है ना वो परेशानी होगी, पानी का सामना होगा, परेशानी होगी। तो ये स्ट्रेटजी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई। तो लीडर को हमेशा ऐसा होना चाहिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि नीचे वाले उससे जाकर इस तरीके से बात कर सकें और वो हज़म करने की जो है वो मादा रखता हूँ अपने अंदर कि वो उनकी बात को एक्सेप्ट भी करे और अगर बहुत मुनासिब बात लग रही हो तो अपने प्लान को चेंज भी कर सके, उसके प्लान की तरफ डाइवर्ट भी कर सके। साइकोलॉजिकल सेफ्टी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वो ये मतलब इंसान के दिमाग में ना हो कि अगर मैंने दिया और अगर पसंद नहीं आया तो इसका इम्पेक्ट आएगा साल के आखिर में। तो ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग क्यों हंस रहे हैं? अभी कहना चाह रहे हैं पेट हाथ क्या दे नहीं, मतलब इन डेटा पॉइंट्स को नहीं रखना चाहिए, उसकी कोशिश को देखना चाहिए। इतना भी किसी ने सोच लिया, इतना आ गया, अपना समझ रहा है तो आ गया ना, ठीक है। चाहे मशवरा भले 100% गलत हाँ, है, लेकिन कम से कम अपना समझ के तो दे रहा है ना, वो यही बड़ी बात है कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है जो बाकी नहीं कर रहा है। ठीक है। चल मेरे ख्याल से अभी ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद के हिस्से के जो भी हमने